नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन फार्मर्स होम में। अभी हम हैं सीमैप लखनऊ में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है। तो आइए यहाँ के वैज्ञानिक से मिलते हैं और समझते हैं क्या है पूरा तरीका वर्मी कंपोस्ट की यूनिट बनाने का। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो साथियों, अभी धन्यवाद दीपक जी को और आपके स्टाफ को, योगेश सभी लोग। अभी आप हमारे वर्मी कंपोस्टिंग इकाई में खड़े हैं, जो कि लगभग हम लोग ये 20-22 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। जो कि हमारा बेसिकली डिस्टिलेशन वेस्ट आपने देखा ही चल रहा, आपका लेमन ग्रास से चल रहा, पामर होगा, मिंट, यूरेनियम, कुछ भी है जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम लोग वैल्यू एडिशन करके इसमें वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। इसलिए क्योंकि आजकल आप सुन ही रहे हैं कि जितनी भी ज्यादा हमारे खेतों में उर्वरा शक्ति वो कम हो रही है ना, कि हम लोग केवल ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, यूरिया हो, पोटाश हो, चाहे आपका DAP हो, इस फॉर्म में डालते हैं। हम लोग इसको नहीं डालते, जो कि पुरानी पौराणिक आप पिछले अगर 3-4 दशक अगर पुराने जाए तो लोग गोबर की खाद डालते थे, मतलब उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए। मतलब जितना हम निकाल रहे हैं उतना उसमें एटलीस्ट उसका 40 to 50% रिचार्ज करते हैं। तो अब वही कॉन्सेप्ट लेके कि एटलीस्ट कि हमारे जो डिस्टिलेशन वेस्ट, सपोज हम लेमन ग्रास यहाँ से हार्वेस्ट कर रहे हैं, पामर से हार्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट दैट इसेंशियल ऑयल हमने निकाल लिया, जो आपकी मतलब इकोनॉमिक चीज है, जिसको आपने बेच के अपना तो काम लिया ही। दूसरा कि उससे जो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इसको हम एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में इसमें बना सकते हैं। तो इसका मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा पूरा डिटेल। हमारे यहाँ हमने देखा कि डिस्टिलेशन वेस्ट जनरेट हुआ, उसके बगल ही में हमारी एक चॉक कटर मशीन रखी थी, जो कि जैसे चारा जो काटते हैं उसी से काटते हैं। और अभी हम लोग थोड़ा और एक एडवांस मशीन लेनी है कि जल्दी से जल्दी काटने वाली। चारा अगर मोटा भी चारा है तो उसको भी काट दे, इस तरह चारा काट के आप 1 से 2 इंच का हम बना लेते हैं। और ठीक है, और देखिए अभी नया एकदम हम लोग डालना है बगल में। आप अगर ये पिट देखिए तो खाली पिट थी, इसमें हम लोग डालते हैं। ठीक है, हमारे पिट की जो एक स्टैंडर्ड साइज है वो 6 मीटर लंबी है, जो आप देख रही है 6 मीटर लंबी है, 1.25 से 1.5 मीटर चौड़ी है, और गहराई इसकी आधा मीटर रखी गई है। बेसिकली आप लंबाई इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप चाहिए तो 3 मीटर, जैसे आपकी अवेलेबिलिटी है लैंड के उस हिसाब से रखिए उसको, ज्यादा भी रख सकते हैं। और चौड़ाई लेकिन इतनी ही रखिए 1.25 से 1.5 मीटर तक की, कि दोनों तरफ से आप आसानी से काम कर सके बिना पिट में जाइए। तो इधर भी बैठेंगे तो आधा काम कर सकते हैं, उधर भी बैठेंगे तो आधा काम कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए हमारे जो लेबरर्स हैं स्किल्ड, ये आधा इधर से भी रोटेट कर लेते हैं, आधा इधर से भी रोटेट कर लेते हैं। तो जैसे आपने जब इसको चाप कर लिया आपने डिस्टिलेशन वेस्ट को, या कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट है, पत्तियां तो उसको चाप करने की जरूरत नहीं है। मिंट का वेस्ट है तो उसको चाप करने की जरूरत है, मेंथॉल मिंट की। यूरेनियम का जो भी सकुलेंट प्लांट है उसको चाप करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस तरह के जो है, लेकिन जो लंबे है मान लीजिए 1 मीटर 1.5 मीटर, उसको चाप करना जरूरी है। अगर नहीं चाप करेंगे तो उसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो आपका यहाँ 3 महीना लगना, तो वो 4-4.5 महीना लग जाएगा, इसलिए चॉप करते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप ऐसे 6 मीटर, 1.25 मीटर और आधा मीटर बना लिया। नीचे की आप किनारे किनारे देख रहे हैं ब्रिक्स लगी हुई है। ठीक है, अगर ब्रिक्स आपके पास अवेलेबल हो तो लगवा दीजिए इसको, अदरवाइज आप चाहिए तो इसको पॉलीथीन से भी किनारे किनारे कवर कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीथीन अगर चारों तरफ आता है तो ये कुछ ही नहीं चलेगी पॉलीथीन, लेकिन अगर ब्रिक्स कर देंगे तो ये फॉरएवर, जैसे हमारा 25 साल पुराना है तो ऐसे चल रहा है। नीचे की लेयर आप हमेशा मिट्टी की रखेंगे, नीचे आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इसलिए क्योंकि जब भी आप इसमें मॉइस्चर देंगे या पानी देंगे अपने होज वाटर से, तो पानी इससे जो वाटर होगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो नीचे की लेयर ऐसे रख लिया। फिर उसके ऊपर शुरू में जब आप वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो 2-3 इंच FIM की 10 से 15 दिन पुरानी FIM लेयर डाल देते हैं, इसलिए कि शुरू में केचुआ आपका ये वेस्ट नहीं खाएगा, क्योंकि बहुत ही कोर्स होता है। ठीक है, इसको खाने के लिए थोड़ा 15-20 दिन पुराना हो जाना चाहिए। जैसे प्राइमरी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है 20-25 दिनों में, तब केचुआ इसको खाना शुरू कर देते हैं। तो फॉर दैट डे सर्वाइवल के लिए, केचुए के लिए आपको थोड़ा सा 2-3 इंच का FIM 10 से 15 दिन पुराना, इसलिए क्योंकि उसमें मीथेन गैस होती है, वो निकल जाए, उसके बाद डालते हैं। अगर ताजा डाल देंगे तो केचुआ के मरने की संभावना ज्यादा है। क्या डालने के लिए FIM? आप गोबर की खाद नहीं कहें, खाद हमारी 6 महीने पुरानी, गोबर नया गोबर 15 दिन पुराना ताजा गोबर डाल दीजिए। ठीक है, 10-15 FIM एक लेयर आपने डाल दी। फिर उसके ऊपर अब आप अपना जो केचुआ है हमारा, ये केचुआ जो होता है डिफरेंट वॉर्म्स है, ये आपके जो फील्ड में वॉर्म्स पाए जाते हैं उससे ये डिफरेंट होता है। इसको रेड वॉर्म्स बोलते हैं। रेड वॉर्म इसकी प्रजाति जो होती है आइसिनिया फेडिडा या यूड्रिलस यूजेनी, अभी हम आपको दिखाते भी हैं।
तो आइसिनिया फेडिडा हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करता है इसके जब आपका वेस्ट आपने डाल दिया, इसमें गोबर डाल दिया, उसके ऊपर वेस्ट डाल दिया, फिर उसके ऊपर अगर चाहे तो अगर आपके पास गोबर है थोड़ा वो तो डाल दिए, लेकिन गोबर हम उसके बाद नहीं रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आपका एग्रीकल्चर वेस्ट या डिस्टिलेशन वेस्ट होगा उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है, ठीक है, वनस्पति के आपके गोबर की। इसलिए जितना आप एग्रीकल्चर वेस्ट यूज करेंगे तो उतना ही अच्छी आपकी कंपोस्ट बनेगी। तो जैसे 15, 20, 25 दिन पुराना होगा तो केचुआ इसको खाना शुरू कर देता है। प्राइमरी डिकम्पोजर ऑलवेज बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं। जैसे 15, 20 दिन पुराना होगा तो बैक्टीरिया फंजाई उस पर काम करना शुरू करेंगे। फिर जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल से गुजरता है अर्थवर्म के, जो इसकी पाचन आहार नलिका होती है, तो इसमें जब गुजरता है तो ये आपका इसमें सेलुलाइटिक माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जो कि आप जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल डाल रहे हैं उसको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, ठीक है। सेलुलाइटिक माइक्रोब्स भी हैं और आपके इसका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। तो जो आपका कंपोस्ट है वो 90 दिनों में ये बन के तैयार होती है। अगर कोई मान लीजिए आप इस तरह का वेस्ट यूज कर रहे हैं, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामर वगैरह, तो ये आपकी 90 दिनों में तैयार होती है अगर आप इसको चॉप करके डालें। अगर आप ये जिरेनियम और मिंट का वेस्ट अगर यूज कर रहे हैं तो ये वेस्ट आपका 80 से 85 दिनों में बनके तैयार हो जाएगी, ठीक है। कंपोस्ट देखेंगे कैसे, जैसे ये कंपोस्ट अभी 1 महीना आपको और डिकम्पोजिशन करवाना है। देखिए जैसे अभी हम लोग इसको वो कर रहे थे, रोटेट कर रहे हैं, तो देखिए नीचे से आपका निकल रहा है, ठीक है। स्टिल इट रिक्वायर्स वन मंथ, नियरली 1 मंथ टू डिकम्पोजिंग। जब आप देखोगे तो ऊपर से देखने में ऐसा लगे कि चाय पत्ती की तरह दिख रहा है। जब इस तरह आंखों को दिखना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका कंपोस्ट बनके तैयार हो गया, और जो डेज है वो 90 दिन, 85 से 90 दिन कंप्लीट हो जाए। तो फिर इसको आप निकाल के एक बाहर इसी तरह छाए में कहीं पे हीप बना के रख सकते हैं। फैलाना नहीं है। जब भी आप डिकम्पोजिशन कराएंगे तो अभी तो जाड़े का दिन है, ठीक है, इसमें आपको पानी जो है हफ्ते में 1 दिन आप डाल देंगे सफिशिएंट है। लेकिन गर्मियों में आपको हर अल्टरनेट डेज पे पानी डालना पड़ेगा, मई जून में। पानी कितना डालना? पानी सर इसमें 40 से 45% मॉइस्चर मेंटेन हो। जैसे आप छुए तो लगे कि हाँ मॉइस्ट, ठीक है, उतना आपको मॉइस्चर मेंटेन, क्योंकि अगर मॉइस्चर मेंटेन नहीं है तो आपका कंपोस्टिंग अच्छी नहीं होगी और माइक्रोब्स उसमें सर्वाइव नहीं करेंगे। तो जब आपने इससे निकाल लिया, अपना एक हीप बना लिया, हीप इसलिए क्योंकि जब आप फैला देंगे तो सारा मॉइस्चर क्या होगा, आपका मॉइस्चर ही मेंटेन हो, इसलिए हीप बना के फिर आपकी जैसे अभी जो आप ये बगल में हमारी यूनिट देख रहे हैं, वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट, ये हम लोगों ने अभी नई ली है, 2-3 महीने हुआ। उसके पहले हम लोग केवल जो बालू चालने वाली हमारी मशीन, बालू जिसे चालते हैं वो वाली रखी थी। तो आप देख लीजिए हमारी 25-30 यूनिट्स है, उसके लिए हम लोग उसी से काम करते थे, ठीक है। तो सारे यूनिट काम उसी से मेंटेन करते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है इसमें जो आपके गड्ढे बनाने में जो आएगी, और बाकी एक किसी भी शेड वाले स्थान पे इसको बना लीजिए, ऊपर आप छप्पर छा लीजिए, उसके ऊपर एक बस प्लास्टिक की शीट डाल दीजिए। छप्पर जब बनाएंगे तो नीचे अगर पानी बचेगा तो उसमें से पर्कुलेशन होने की संभावना होगी, इसलिए एक प्लास्टिक शीट डाल देंगे तो पानी नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो मिनिमम 3-4 हज़ार में आपकी एक कंपोस्टिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो जैसे आपने एक हीप बना लिया, फिर उसको 2-3 दिन बाद उसका मॉइस्चर कुछ 50% से 40-45% पे आकर उसको आप वर्मी कंपोस्ट सीलिंग मशीन से उसको छान के अपना कंपोस्ट रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपोस्ट में आप जब लेंगे तो उसमें जब भी आप लें तो देखिए ऐसे अगर छुए कंपोस्ट को तो उसकी एक पिंडी बन जाए, मतलब एक पूरा उसका स्ट्रक्चर बन जाए। ऐसे जब करेंगे तो पिंडी बन जाए, तो इट मीन्स इट हैज ए गुड क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट, ठीक है। और कंपोस्ट की जो क्वालिटी है आपकी FYM जो फार्म यार्ड मैन्योर है, इससे 3 गुना इसकी ज्यादा है। अगर FYM में आपका 0.5% नाइट्रोजन है, 0.4 to 0.5%, इसमें 1 से 1.5% तक नाइट्रोजन सब्सिट्यूट ऑफ वट एवर मीन्स यू आर यूजिंग दिस रिलेटेड। अगर आप जिरेनियम का वेस्ट यूज कर रहे हैं तो जिरेनियम के वेस्ट से सबसे अच्छी कंपोस्ट बनती है, उसके बाद गासेस कोई ऐसा चीज ना यूज करिए जिससे प्लास्टिक है, कोई भी सिरेमिक है, कोई भी ग्लासेस है जो कि डिकम्पोज न हो। उन चीजों के अवॉइड करते हैं। बाकी आप जो भी डिकम्पोजेबल मटेरियल उसको आप इसमें डाल के डिकम्पोज बना सकते हैं। सपोज आपके पास वेस्टेशन वेस्ट नहीं होगा, एग्रीकल्चर वेस्ट है, उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। उसका क्वालिटी कैसा होगा? किसका सर? स्ट्रा का, राइस स्ट्रा का 1% या उससे कमी होगा, 0.8%, ठीक। बट राइस स्ट्रा एंड FYM जैसे गोबर की नहीं अगर है तो इट इज ए गुड बेडिंग मटेरियल फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अर्थवर्म। उसको अगर आपको अर्थवर्म मल्टीप्लाई करना है तो सबसे अच्छा मटेरियल वही है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई करता है, सबसे ज्यादा उसमें कुकून से फॉर्मेशन होते हैं जो कि अर्थवर्म के एग्स होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अर्थवर्म की मल्टीप्लीकेशन उसमें होती है।
आपने जैसे निकाल लिया, अपना हार्वेस्ट कर लिया, अभी दिखाता हूं मैं आपको हार्वेस्टिंग। फिर उस कंपोस्ट को आप अपने खेतों में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं तुरंत। अगर तुरंत यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा है। अगर आपके पास मान लीजिए तुरंत नहीं यूज करना है तो आप इसको रख भी सकते हैं, एटलीस्ट 3 महीने किसी भी खेत में करके रख लीजिए, 3 से 4 महीने तक, कि जहां पे आपकी धूप ना आती हो, जहां पे आपका मॉइस्चर जो उसमें 40-45% है वो मेंटेन है। तो जब भी आप इस तरह की कंपोस्ट यूज करते हैं तो ये रिच है आपके एनपीके, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस में, इवन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिंक, मैग्नीज, कॉपर जो भी है पीपीएम लेवल में मौजूद होते हैं। और जितने भी बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, लगभग 91 टाइप्स के बेनिफिशियल माइक्रोब्स इससे रिपोर्टेड हैं कि जब भी ये कंपोस्ट या जिस डिस्टिलेशन वेस्ट या वेस्ट कुछ भी गुजरता है तो ये रिच हो जाती है आपके इससे। तो ये कंपोस्ट एज ए वर्मी कंपोस्ट जो हम यूज करते हैं, ये एज ए बैलेंस डाइट यू कैन से, इट इज ए बैलेंस डाइट फॉर दी प्लांट। और जितना हम मटेरियल इजाज कर रहे हैं उतना ही उसी फॉर्म में हम उसको रिचार्ज भी कर रहे हैं अपने सॉइल की कंडीशनिंग के लिए, सॉइल की प्रोडक्टिविटी के लिए, सॉइल की हेल्थ के लिए, है ना। इस वे में हम अपने मिट्टी को क्या कर सकते हैं, उर्वरा बना सकते हैं, अपने जो भी हम लोग खा पी रहे हैं उसको अच्छा हेल्दी बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज कि जैसे मान लीजिए हम लोग तो ये किया कि एक आपने डिस्टिलेशन वेस्ट को यूज कर लिया अपने इसमें बनाने में। दूसरी चीज हम लोग ये कर रहे हैं कि अब इसी डिस्टिलेशन वेस्ट को यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मशरूम। कहने का मतलब है कि मल्टी लेयर हार्वेस्टिंग। जैसे आपका हमारा डिस्टिलेशन वेस्ट जनरेट हुआ, अब उसी डिस्टिलेशन वेस्ट पे मशरूम, जो एडिबल मशरूम थे उसको ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एडिबल मशरूम जैसे हमने ऊस्टर का लिया था, वो अभी हमारा प्रिलिमिनरी स्टेज में है, उसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ऊस्टर कर रहे हैं। तो उस पर ग्रो कर रहे हैं, फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्टिंग करा रहे हैं। तो बिकॉज द मशरूम इज ए फंगस, ओके, तो मशरूम की जब माइसिलियम ग्रो करती है किसी भी इसमें, तो लिग्नोसेलुलोज दो, एक तो वो लिग्नोसेलुलोज और डिकम्पोजिशन फास्ट कर देगी। दूसरा ये कि वो नाइट्रोजन रिच होता है, तो और भी आपकी जो नाइट्रोजन हमारा 1.5% आ रहा हो सकता है, उसमें 2 से 2.5% बढ़ जाए। ये अभी अंडर प्रोसेस है, उस काम को भी आप इसमें स्टार्ट किया जा सकता है। तो सर अगर हम मशरूम उगा रहे हैं तो ऑलरेडी वो ब्रेक डाउन हो गया, तो जब फिर हम जो हमारा हाँ, डिकम्पोजिशन प्रोसेस को आप रिड्यूस कर सकते तो हो। उसे अगर हम अब इस पेट में डालेंगे तो हमें नीचे वो एक FIM की वो डालने की फिलहाल तक जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी डिकम्पोज है वो, क्योंकि वो ऑलरेडी हो गया, ठीक है। In this way you can harvest this compost and keep for your fields or your pots or your kitchen gardening or your orchards, ठीक। इसको आप कितने डोजेज डाल सकते हैं, जैसे फीड्स में अप्लाई करना तो 2 to 5 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं। किचन गार्डनिंग में यूज करना तो 200 to 500 ग्राम पर स्क्वायर मीटर यूज कर सकते हैं। इवन दो इफ यू कैन डायरेक्टली पुट दिस प्लांट्स इन दैट दिस वर्मी कंपोस्ट, मतलब इसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन जो बाजार से खरीदते हैं उसमें क्या करते हैं वो लोग, थोड़ा सा यूरिया वगैरह अप्लाई कर देते हैं ऊपर से, क्योंकि उनमें यूरिया की या नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उसको उसमें अगर आप डायरेक्ट लगा देते तो कई लोग हम लोग यहाँ आते हैं जब ट्रेनिंग करते तो बताते हैं सर हमने लगाया और प्लांट हमारा जल गया। तो हमारे यहाँ जो कंपोस्ट बनती है इट इज प्योरली ऑर्गेनिक, देयर इज नो सिंथेटिक थिंग। तो आप इसमें डायरेक्ट भी लगाओगे, डायरेक्ट जेरेनियम लगा दिया, डायरेक्ट कुछ भी लगा दिया, तो इसकी जो ग्रोथ है उसमें प्लांट बहुत अच्छा ग्रीन ग्रो करता है और अच्छा चलता है। लेकिन हम डायरेक्ट उतना रिकमेंड नहीं कर सकते, उतना कोई खरीद ले सकता, उतना कोई बना नहीं सकता। तो इसलिए आप इसको जुडिशियल यूज करिए, आपको 2 to 5 टन के हिसाब से, या अगर नर्सरी बनानी है तो आप इसको 5 to 10% यूज कर सकते हैं। जैसे 1 kg है तो आप 100 ग्राम इसको वर्मी गमले में कितना इसका यूज करना चाहिए? यस सर, गमले में प्लांट जो गमले में लगा रखा है प्लांट वो 50 से 100 ग्राम आप यूज करिए, डिपेंडिंग 12 इंच का है तो 50 से 100 हाँ। और एकड़ में ये सर एकड़ में बताया 2 to 5 टन पर हेक्टेयर। एकड़ मतलब आप 1 टन समझ लीजिए, अगर आपके पास है तो 5 टन तक जा सकते हैं। ये भी अगेन डिपेंड करता है कि आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या है उस क्रॉप की। सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर रोज प्लांट्स, ठीक है, जो रोजा डेमेस्किया में अभी होगा इन लोगों का, तो उसकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट 50 kg, वेरी लेस। If you are going for some medicinal plant, the nitrogen requirement is very less. In that case, you can go fully organic because the nitrogen requirement is less. You can just suppose 1% अगर नाइट्रोजन है आपके वर्मी कंपोस्ट में, तो आप 50 kg नाइट्रोजन की 5 टन की जरूरत है मैक्सिमम, तो आप इसको पूरा डाल सकते हो। लेकिन अब जैसे किसी में मान लिया 150 kg नाइट्रोजन की जरूरत है, तो उसमें आपको 15 टन की जरूरत होगी, तो वहां पे आप इसका पूरा फुलफिलमेंट नहीं कर सकते। इन दैट केस यू कैन गो फॉर द इंटीग्रेशन, एटलीस्ट 50% उसको कर लिया और 50% इसको कर लिया।
एटलीस्ट हम लोगों ने प्रूव कर लिया है कि अगर मेंथा में आप 75% वर्मी कंपोस्ट के द्वारा 25% आप इंटीग्रेट करते हो एनपीके को, तो आपको अच्छी एट पार यील्ड मिलती है, जो कि आप केमिकली ट्रीट करते हैं और वही आप ऑर्गेनिकली ट्रीट करते हैं। ठीक है। अगर हम लोग यही कंपोस्ट हमारे जीरेनियम फार्म के लिए यूज कर रहे हैं, हाँ सर, तो उसके साथ में गोबर की खाद भी यूज करना जरूरी है या वर्मी कंपोस्ट पे ही उसका काम हो सकता है? हो सकता है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट, तो ये 2 गुनी 3 गुनी ज्यादा शक्ति है सर, उसमें तब आपको वो डालने की जरूरत नहीं है। अगर है आपके पास, आप डाल सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ वर्मी कंपोस्ट पे मेरा जीरेनियम फार्म जो है वो कंपोस्ट करना चाहता हूँ, हाँ, तो उसमें कितना क्वांटिटी यूज करना पड़ेगा मुझे? जो आपने बोला लगभग 2 से 5 मेट्रिक टन पर हेक्टर या 2 से 5 टन प्रति हेक्टेयर के। प्रति हेक्टर, वही रेशियो रखना पड़ेगा। देखिए, लेकिन जीरेनियम में अगेन कितने रिक्वायरमेंट है? 100 kg। देखिए एक्चुअली में क्या रहता है, यदि हम FYM यूज कर रहे हैं तो लगभग 1 एकड़ में आप 7 से 8 टन यूज कर सकते हैं, और ये वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं तो लगभग आपको 2 से 3 टन। ओके, और दोनों अगर मिक्स करके यूज कर रहे हैं इनिशियल बेस पे? इनिशियल बेस पे तो आप 5 टन FYM ले लीजिए, बाकी 1 टन 1.5 टन आप ये वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, दोनों 50-50 कर सकते हैं। वो भी अगेन आपके उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे जीरेनियम का जब आप मैप्स भी आपको मिली होगी तो उसमें लिखा होगा कि रिकमेंडेड 100-60-60, ठीक है। 100 का मतलब 100 के एन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इन। अब वो एन का मतलब ये नहीं कि यूरिया है, यूरिया में 40% है, उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा फिर, ठीक है। तो 100 kg एन के लिए मीन्स 10 टन। अगर 1% नाइट्रोजन है इसमें तो 10 टन की जरूरत होगी। अगर 2% है तो 5 टन में आपका काम चलेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मान लीजिए आप वो भी यूज करना चाह रहे हैं FYM, तो उसको 50-50 कर लीजिए, ठीक है, उस हिसाब से कर। एक पॉट से एनुअली कितना एनुअली सर इसको आप 3 महीने में एक बार आप हार्वेस्ट करोगे तो 4 बार आपका निकल जाएगा। और एक बार में अगर आप इसमें 1 टन मटेरियल डाल रहे हैं, 1 टन सूखा मटेरियल, तो आपको लगभग 500 से 600 किलो इसमें से खाद निकल जाएगा। टोटल कितना एरिया है ये सर हमारा एरिया तो अब आप देख रहे हैं कि लगभग हमारी 30 फीट्स हैं ये, ठीक है। तो 30 फीट से आप 7-8 स्क्वायर फीट। हाँ, इतना निकल जाता है हमारा। अब एरिया आप एरिया हम एग्जैक्ट नहीं आपको नापा बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो 1 फीट की साइज आप ऐसे सर वर्मी बेड है हमारा, ये रेस बेड भी हो सकता है। रेस बेड करेंगे तो आपको थोड़ी सी गर्मियों में दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि आप जब आप इसमें करते हैं तो क्या होता है कि जो भी आपका सॉइल का टेम्परेचर वही उसको मिल रहा है, ठीक है। ऊपर रखेंगे तो थोड़ा गर्म ज्यादा होगा और पानी और इस चीज की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। लेकिन उस केस में तो फिर हमें वर्मी पीट मिल जाता है। हाँ, वर्मी आप उसमें वो ले सकते हैं, वर्मी वाश ले सकते हैं। वर्मी वॉश मिल जाएगा। उसके लिए फिर आपको नीचे पक्का करना पड़ेगा। नहीं सर, इसलिए तो कह रहे हैं कि अगर रेस बेड लेते हैं तो उसको थोड़ा सा वर्मी बैग देखिए आपका किनारे लगा हुआ है, ठीक है। वर्मी बैग ये वाला इसका वो कुछ होता है सब? इसका नहीं, दोनों में इसका से कौन सा फायदेमंद होता है? ये सर वर्मी बैग फायदेमंद होगा या फिर ये ज्यादा फायदेमंद। उसमें आपको फिर दिक्कत है थोड़ी। ये Maintenance जिसके पास मान लीजिए कुछ भी नहीं है वो ये कर सकता है, टेरेस पे कर लिया आपने, छत पे चले, उसके लिए है। कुछ भी नहीं है एटलीस्ट। लेकिन आपके अगर कुछ भी गार्डनिंग है, किचन गार्डन या कुछ भी कहीं पे गार्डन है, तो वहां पे आप एक छप्पर डाल के ये पिट्स अच्छे से बनवा सकते हैं और दिनों दिन इसको यूज कर सकते हैं, सालों साल, ठीक है। हाँ, आपने और सागर केचुए का बोर्ड लगा रखा है, वो सागर से आए केचुए या वैरायटी का केचुओं की? हाँ, ये थोड़ी डिफरेंट वैरायटी है, सागर से लेके आए थे। सागर एमपी से लाया है क्या ये? हाँ, सागर एक्चुअली हमारे यहाँ एक बेनिफिशियरी है हमारे MP रीवा में, उसने यहाँ से शुरू किया तो उसके पास ये वंश था, तो मैं गया था वहाँ पे स्टार्ट करा, तो वो भी वंश मिल रहा है, थोड़ा मल्टीप्लाई करा, बिकॉज इट ईट्स रॉक फास्फेट आल्सो। ये थोड़ा डिफरेंट है कि जैसे रॉक फास्फेट में आपका 25% फास्फोरस होता है, वेयर एज इफ यू आर हार्वेस्टिंग दिस कंपोस्ट इसमें 0.8 to 1%। अब आप फास्फोरस की कंटेंट अगर 20-22% बढ़ा दीजिए, जो कि आपके कंपैरिजन आपके जो DAP है उसके बराबर हो जाए, तो आपको बहुत बढ़िया खाद हो गई ना, इस वजह से। मेडिसिनल प्लांट के लिए जो है ज्यादा मैं इसको आप लोगों के लिए नहीं है, ये मान लीजिए यहाँ पे इतनी पिट इसलिए है, बस आप लोग वही बालू डालने वाला हमारा देखिए मेरे सामने रखा हुआ हाँ, है, रखा उससे हुआ। काम कर सकते हैं, ठीक है। 2 mm की सीव है और इसमें आप एक्स्ट्रा मटीरियल डालते हैं, देखिए इसमें वॉर्म्स के साथ आपका कंपोस्ट आपकी देखिए नीचे गिर रही है, और वॉर्म्स और अलॉन्ग विद नॉन डिकम्पोज मटीरियल विल बी फॉलोइंग ऑन दैट एरिया, ठीक है। उस चीज को जैसे हम करने सीख रहे तो उसको आप नेक्स्ट करने के इसमें यूज करते हैं, क्योंकि वो आपका कुछ हो नहीं रहा, अनडिकम्पोज 10 to 20% मटीरियल हो रहा है, उसको आप नेक्स्ट पड़ेगा ना। दूर हट जाओ, दूर हट। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई आप ले सकते हैं।
अब आप इसको हाँ देखो, ये देख रहे हैं पिंडी बननी चाहिए इस तरह ये का चीज आप- आपने बताया हाँ। था कि हाँ ऐसे करना। अगर आप कंपोस्ट खरीद भी रहे हैं तो ये जरूर देख लीजिएगा कि ये ऐसे बनना चाहिए, अदरवाइज आपके कंपोस्ट खरीदने का कोई मतलब नहीं है। हमेशा कंपोस्ट खरीदिए, नई कंपोस्ट खरीदिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग उसकी नई हो, ठीक है। हालांकि उसमें लिखा नहीं वो सूखा होता है सर, वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। एकदम सर कितने दिन तक इसको पॉली बैग में पैक करके रख सकते हैं? 3 महीने तक। 3 महीने तक। जैसे वो बड़ी बड़ी बोरियों 25-25 किलो में पैक कर देते वो हैं। क्या रहता है सर, वो एक बार मान लीजिए बना दिया अपना 8 महीना 10 महीना रखते हो, जब तक नहीं बिक रहा, ठीक है। इसलिए आप अगर आप अपना खुद बनाए, इसको खरीदना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 15 से 20 रुपए किलो अगर आप खरीद रहे हो तो बहुत ज्यादा कास्ट आएगी ना। खुद बनाएंगे 2 से 3 रुपए किलो पड़ेगा। हाँ। एक लेबर रखिए, आप काम आपका सही हो जाएगा। आप सर अगर अभी से यहाँ से 5 किलो 10 किलो लेके जाना हो तो